Hello viewers, welcome back to Easy English. So I am back again with the part 2 in the series of present indefinite tenses. So in part 1 we discussed about simply the present indefinite tenses in positive sense. So in this video we will discuss about the present indefinite tense with interrogative और negative sense. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो. बट बिफोर दैट अगर आपने पार्ट 1 विज़िट नहीं किया है देन फर्स्टली विज़िट पार्ट 1 ताकि आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ आए. अगर आपको टेंसेस की समझ नहीं है तो आपको पार्ट 1 के बिना पार्ट 2 क्लियर नहीं होगा. सो फर्स्टली विज़िट दैट वीडियो एंड देन कंटिन्यू विद दिस. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो. तो देखो इन पार्ट 1 वी डिस्कस्ड अबाउट द रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट कि कोई भी लाइन अगर हिंदी में हमारे पास है उसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हम इस रूल को फॉलो करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में. पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है, देन फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या होते हैं ऑल आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन पार्ट 1. सब कुछ पार्ट 1 में आपको बता चुके हैं. मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको सब कुछ आता है पार्ट 1 से रिलेटेड, तभी आप जो है पार्ट 2 देख रहे हो. अगर आपको कुछ भी नहीं आता देन फर्स्टली प्लीज़ विज़िट पार्ट 1 वरना आपको यहाँ समझ नहीं आएगा. ओके तो चलिए देखते हैं. अब देखो ये तो था सिंपल लाइन जिसमें ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कोई नोट की सेंस है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का रूल. अब देखो अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, या नहीं लिखा आ जाता है लाइन के बीच में, फिर हम क्या करेंगे, फिर उस हिंदी की लाइन को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे. तो चलो पहले बात करते हैं नेगेटिव सेंस की. अगर हमारी लाइन के अंदर नेगेटिव सेंस है यानी कि नहीं लिखा हुआ है हिंदी में कहीं पर, तो उसके लिए हमें इंग्लिश में नोट कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है. अब देखो ध्यान से सुनना, ये चीज़ हर टेंस में अप्लाई होगी तो ध्यान से समझना मैं क्या बता रही हूँ. तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने रूल पढ़ा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है. एक जो बेसिक रूल होता है जो हर टेंस में हमें फॉलो करना होता है वो है जो ऑर्डर है चीज़ों को लिखने का. जिस क्रम में जिस ऑर्डर में चीज़ें लिखी जानी चाहिए वो नीचे देखो. सबसे पहले कोई भी अगर लाइन आप हिंदी से इंग्लिश में बना रहे हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं. उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है तो वो यूज़ करते हैं. उसके बाद वर्ब लगानी होती है, वो डिपेंड करेगा कौन सा टेंस है. जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब लगाते हैं तो उसकी फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं. पास्ट इंडेफिनिट में लगानी होती तो हम सेकंड फॉर्म लगाते. तो अलग अलग टेंस में अलग अलग फॉर्म लगती है वर्ब की, ठीक है. लेकिन यहाँ लगानी वर्ब की कोई ना कोई फॉर्म ही होती है. थर्ड नंबर पे थर्ड नंबर वर्ब का होता है, वो हमें डिसाइड करनी होती है हमें कौन सी लगानी है. और लास्ट नंबर होता है ऑब्जेक्ट का. ये ऑर्डर होता है चीज़ों को लिखने का. अब बात आती है नोट लगाने की. जो हमें नोट लगाना होता है चाहे कोई भी टेंस हो, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाया जाता है. ये जो HV लिखा हुआ है इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब. नोट जब भी लगाना होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, यानी कि वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है. तो यानी कि नोट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़रूरी है. अगर हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है तो फिर कहाँ लगाओगे नोट. नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नोट. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल देखो, ऊपर क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, फिर नोट कहाँ लगाएं. अब ये तो प्रॉब्लम हो गई. तो देखो नोट तो आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगाना पड़ेगा. तो इसके लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्प लेनी पड़ती है डू और डज की. तो डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है. सिंपल प्रेजेंट में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं, जहाँ पर ना तो नोट यूज़ हो और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए. तो वहाँ पर तो हमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है. लेकिन जब हमें क्वेश्चन पूछना हो या नोट लगाना हो, दोनों ही केसेस में हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है हर एक टेंस में, ठीक है, कोई भी टेंस हो. तो जिनके पास हेल्पिंग वर्ब होती है जिन टेंस में, वहाँ तो कोई इशू होता नहीं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है
वहाँ तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी तो नॉट लगेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज ये दोनों हमारी हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। अब डू कहाँ लगाना है और डज कहाँ लगाना है ये मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एग्जाम्पल। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब इस लाइन के एंड में क्या है, ते है, तो ता है, ते है, ती है होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है। तो इसमें बीच में नहीं भी लगा हुआ है तो इंग्लिश में हमें नोट भी लगाना पड़ेगा। तो पहले तो सिंपल बना लेते हैं, नहीं को भूल जाओ, हम की इंग्लिश वी, उसके बाद क्या लगानी होती है हमें फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद क्या लगानी होती है फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है। तो सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला, काम को करने वाले कौन है हम, तो वी आपका आ जाएगा। उसके बाद आएगी वर्ब, वर्ब यानी कि जो काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है तो प्ले, फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले। उसके बाद क्या खेलते हैं क्रिकेट, तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ फुटबॉल खेल रहे हो तो फुटबॉल, क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट, जो चीज़ खेल रहे हो वो आपका ऑब्जेक्ट है, तो हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया लास्ट में क्रिकेट। तो ये तो सिंपल बन गया, लेकिन अब नोट भी तो लगाना है ना कहीं, क्योंकि हिंदी में नहीं लिखा हुआ है तो इंग्लिश में नोट तो आएगा। और नोट मैंने आपको बताया था कि हमेशा कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। तो अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं देखो, तो हमें या तो डू हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी या डज लगानी पड़ेगी। अब देखो डू कब लगाना है, जब काम को करने वाले एक से ज़्यादा हों, ठीक है। तो वी के साथ हमने क्या लगा दिया, डू लगा दिया, क्योंकि हम क्या होंगे, हम में एक पर्सन तो आएगा नहीं, एक से ज़्यादा लोग होंगे तभी हम कहेंगे, ठीक है। तो हम वी है एक से ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा हो तो सिर्फ डू लगाना है। अब हेल्पिंग वर्ब आ गई आपके पास, इसके बाद क्या लगा दो, नोट लगा दो, हो गया कन्वर्ट। वी डोंट प्ले क्रिकेट, इसको डू नोट लिखा हुआ है लेकिन इसको हम पोस्ट्रोफ के साथ भी लिख सकते हैं, वो भी आगे आपको बताऊंगी। तो फिलहाल इसकी ट्रांसलेशन क्या हुई, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, ओके। अब नेक्स्ट देखो, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, इसके ट्रांसलेशन में मैंने लिखा ही डजंट प्ले क्रिकेट, यहाँ मैंने डज लगाया है क्योंकि यहाँ काम को करने वाला ही एक अकेला पर्सन है, ठीक है। जब एक पर्सन हो तो फिर हम डू नहीं लगाते बल्कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, डज लगाते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसके साथ क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, ही डजंट प्ले क्रिकेट। अब रीज़न देखो, हमने यहाँ डज क्यों लगाया, डू क्यों नहीं लगाया, क्या आपको पता है ऐसा हमने क्यों किया? अगर आपको पता है देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स क्विकली, फटाफट से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि मैंने यहाँ डज क्यों लगाया है। तो चलो मैं भी बता ही देती हूँ कि यहाँ डज हमने क्यों लगाया है। तो देखो आप सबको पता है कि जो हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ हमें एस या ई एस लगाना होता है। आपको पार्ट 1 में मैंने बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी लगेगा, और अगर प्लूरल है यानी कि एक से ज़्यादा लोग हैं काम को करने वाले तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। याद आया कुछ, ठीक है। तो अब देखो जो एस या ई एस फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाना होता है सिंगुलर वाले केस में, वो हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगाया। मैंने यहाँ प्लेस तो नहीं लिखा, ही वाले केस में मैंने प्लेस तो नहीं लगाया, मैंने सिर्फ प्ले लिखा है। तो प्ले के साथ जो एस या ई एस लगना था वो इस डू के साथ लग गया और ये डज बन गया, ठीक है। यानी कि अगर आप डज लगा रहे हो तो फिर आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके साथ एस या ई एस नहीं लगाना, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, ठीक है। फिर आपको डू या डज इसका ध्यान रखना है, अगर सिंगुलर है तो डू में ई एस ऐड कर दो वर्ब में ऐड करने के बजाय, ठीक है। और प्लूरल है यानी कि एक से ज़्यादा लोग हैं काम को करने वाले तो सिर्फ आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है और डू लगाना है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। मेरे पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं, इसमें से नहीं को हटा लो, मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं।
लास्ट में ते हैं लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है। अब नहीं को हटा के पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। मेरे पिताजी, माय फादर, ठीक है, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। अब माय फादर, काम को करने वाले कितने लोग हैं, काम पढ़ने का हो रहा है, कितने लोग पढ़ रहे हैं, एक ही पर्सन है ना पढ़ने वाला, मेरे पिताजी पढ़ रहे हैं। तो फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी लगाना होगा, यानी कि रीड आएगी। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड होती है, तो रीड में एस या ई एस भी लगाना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो चीज़ पढ़ रही है वो ऑब्जेक्ट है। क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर, अखबार, तो अ न्यूज़पेपर। अब देखो नहीं लगाने के लिए हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब जो रीड के साथ एस था वो मैंने नहीं लगाया, वो कहाँ चला गया, वो इस हेल्पिंग वर्ब में अटैच हो गया। डू के साथ क्या आ गया, ई एस, ठीक है, तो वो एस या ई एस यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ एडजस्ट हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है फिर तो वो वर्ब के साथ ही रहेगा, अगर आप हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ रहेगा। या फिर आप इस रूल को याद सिंपली ऐसे भी रख सकते हो कि डू, डज और डिड, जिस भी लाइन में आपने डू लगा दिया, डज लगा दिया, डिड लगा दिया, चाहे कोई भी टेंस हो फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पर तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। उस लाइन में जो भी वर्ब होगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना उस फर्स्ट फॉर्म में कोई आईएनजी लग सकता है, ना उसमें कोई एससीआईएस लग सकता है, ना कोई सेकंड फॉर्म लग सकती है। अगर डू, डज, डिड इनमें से कुछ भी है तो वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। क्लियर? तो देखो हमने सिर्फ क्या चेंज किया, हमने बीच में हेल्पिंग वर्ब लगाई अलग से और फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा दिया, नॉट, हो गया। वेरी सिंपल ट्रांसलेशन, माई फादर डजंट रीड अ न्यूज़पेपर। ओके, चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ, देन कमेंट अबाउट दैट, आई विल आंसर यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे लगेगा कि आपकी क्वेरी जो है दैट मस्ट बी कंसीडर, so I will consider that और I will provide a solution in next video। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैं उससे बात नहीं करता हूँ, लास्ट में ताहूँ लगा हुआ है तो ये डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल हम लगाएंगे। क्या होता है, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, काम हो रहा है बात करने का, कौन कर रहा है, मैं की इंग्लिश आए, नहीं को भूल जाओ, अभी सिंपल करते हैं। उसके बाद काम क्या हो रहा है, सब्जेक्ट लगा दिया आई, काम हो रहा है बात करने का, बात करने की इंग्लिश होती है टॉक। उसके बाद किससे बात कर रहे हैं, उससे। अब ये उससे हमें नहीं पता कोई लड़की है या कोई लड़का है, मैं उससे बात नहीं करती। अब आपको क्या पता उससे मैं यहाँ किसी लड़के के लिए यूज़ कर रही हूँ या लड़की के लिए, तो मैंने दोनों ही एग्जाम्पल आपको दिखा दिए। अगर आप लड़की से बात करने की बात कर रहे हो तो हर लगाना है, और अगर लड़के से बात करने की बात कर रहे हो तो हिम लगाना है। गर्ल के लिए हर लगाते हैं और बॉय के लिए हिम लगाते हैं, ठीक है। दोनों ही करेक्ट होंगे, आप हर भी लगा सकते हो और हिम भी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्लियर नहीं है कि लड़का है या लड़की, तो दोनों ही करेक्ट होंगे। आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, हर भी यूज़ कर सकते हो और हिम भी यूज़ कर सकते हो। तो आई टॉक टू हर या आई टॉक टू हिम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो नहीं लगाना है तो बीच में हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी सब्जेक्ट के बाद, और फिर नॉट लगाएंगे। अब आई के साथ हमने लगाया है डू नॉट। ये डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है कि ऊपर की तरफ कॉमा लगा के टी लगा दिया, ऐसे ही डजंट की भी होती है, ठीक है। तो फिर इसको डू नॉट नहीं बोलते, डोंट बोलते हैं, बोलने में डोंट ही बोलेंगे, ठीक है। तो आई, उसके बाद डू के साथ हमने क्या लगा दिया, नॉट, उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने डोंट, ठीक है, हो गया। सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा दिया, उसके बाद वर्ब और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। आई डोंट टॉक टू हर या आई डोंट टॉक टू हिम। अब आप देखो आई जो है वो सिंगल है, काम को करने वाला एक ही पर्सन ना, फिर भी मैंने यार डज नहीं लगाया। ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि आई है तो सिंगल, लेकिन ये ढीठ किस्म का प्रोनाउन है, ये रूल फॉलो ही नहीं करता, ठीक है। आना तो इसके साथ डज चाहिए क्योंकि ये एक है, लेकिन ये रूल प्लूरल वाले, प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, बहुवचन, ठीक है, रूल ये प्लूरल वाले फॉलो करता है।
ठीक है, अपनी मर्जी का मालिक है, जहाँ सिंगुलर मन करेगा सिंगुलर, जहाँ प्लूरल मन करेगा प्लूरल। तो यहाँ पर ये प्लूरल वाला रूल फॉलो करता है, यानी कि ये कहता है मुझे नहीं चाहिए कोई SCIS, मैं नहीं लेता, ठीक है, मुझे तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म देनी है तो दे दो वरना मत दो, ठीक है। तो हमारी मजबूरी है, हम यहाँ पर SCIS नहीं लगाएंगे, तो सिर्फ डू आएगा। क्लियर? आई होप आपको नेगेटिव टेंसेस क्लियर हो चुके होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर इंटेरोगेटिव फॉर्म में हो तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो देखो, इंटेरोगेट करने के लिए भी हेल्पिंग वर्ब ही काम आती है, इंटेरोगेट करने के लिए भी हेल्पिंग वर्ब की ही ज़रूरत पड़ती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करनी होती है, डू या डज, जब भी ज़रूरत पड़े। वैसे तो कोई हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन ज़रूरत पड़े तो हम डू या डज को यूज़ कर सकते हैं। तो इंटेरोगेट करने के लिए भी हेल्पिंग वर्ब की ही ज़रूरत पड़ती है। कैसे करते हैं इंटेरोगेट? देखो, बेसिक रूल हमारा क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाओ और फिर ऑब्जेक्ट लगाओ। लेकिन कोई भी टेंस अगर आपको इंटेरोगेट करना होता है तो हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के बाद आती है उसको सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है। मैंने अभी आपको बेसिक रूल बताया था एक, कि 4 चीज़ें होती हैं और उनकी सीरीज़, उनका ऑर्डर मैंने क्या बताया था, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अगर आपको इंटेरोगेट करना है फिर आपको क्या करना होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ रही है उसको आपको सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है, और ये करते ही आपका टेंस इंटेरोगेट हो जाता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो चलो अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तो इस लाइन में देखो, अगर क्या वर्ड ना होता, तुम क्रिकेट खेलते हो, लास्ट में ते हो लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इतना तो हमें पता है। तो फिर इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब, यानी कि जो काम हो रहा है खेलने का, खेलने की फर्स्ट फॉर्म प्ले। उसके बाद जो चीज़ खेल रहे हो दैट इज़ ऑब्जेक्ट, क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट, हो गई ट्रांसलेशन। लेकिन अब क्या वर्ड भी लगा हुआ है, तो क्या वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगानी होती है। लेकिन इसमें तो 3 ही चीज़ें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहीं से लानी पड़ेगी। तो आपको बताया है मैंने कि प्रेजेंट डेफिनेट में डू या डज़, ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। काम को करने वाला एक पर्सन है तो डज़ यूज़ करनी है, और अगर काम को करने वाले एक से ज़्यादा हैं तो फिर सिर्फ डू यूज़ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम हमेशा एक से ज़्यादा में कंसीडर किया जाता है कि एक से ज़्यादा लोग, यू जो है वो बहुवचन की तरह ट्रीट किया जाता है। यू हम एक के लिए भी लगा सकते हैं, एक से ज़्यादा के लिए भी, लेकिन रूल इसके साथ हम बहुवचन वाले ही लगाते हैं सारे, ठीक है, यानी कि प्लूरल वाले, बहुवचन यानी कि प्लूरल, ठीक है। तो प्लूरल वाले यानी कि एक से ज़्यादा वाले रूल लगाते हैं। तो यू के साथ हमें क्या लगाना है, डू लगाना है। अगर काम को करने वाला कोई एक होता फिर हम डज़ लगाते, जैसे ही, शी, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डू। डू हेल्पिंग वर्ब है, उसको कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट से पहले। डू यू प्ले क्रिकेट, पीछे क्वेश्चन मार्क क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हो गई ट्रांसलेशन, सो सिंपल। तो देखो एग्जाम्पल इज़, क्या उसके पिताजी अखबार पढ़ते हैं। अब इसमें से देखो, अगर हम क्या हटा दें, उसके पिताजी अखबार पढ़ते हैं, ते हैं लगा हुआ है लास्ट में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल को फॉलो करेगा ट्रांसलेट होने के लिए। रूल क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला, उसके पिताजी कर रहे हैं, काम हो रहा है पढ़ने का, कौन पढ़ रहा है, उसके पिताजी, तो उसके पिताजी। अब ये किसी लड़की के भी पिताजी हो सकते हैं, किसी लड़के के भी, हमें नहीं पता यहाँ उसके वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है, लड़के के लिए या लड़की के लिए। तो हम हिज फादर भी लिख सकते हैं और हर फादर भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। मैंने यहाँ हिज फादर लिखा है, ओके। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, काम पढ़ने का हो रहा है, पढ़ने की इंग्लिश रीड, रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड ही है, ठीक है, रीड एक फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म लगा दी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो चीज़ पढ़ रही है वो ऑब्जेक्ट है, अखबार पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर, ठीक है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा दी तीनों चीज़ें।
अब ये जो क्या वर्ड है इसके लिए भी हमें इंग्लिश में कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब वैसे तो क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, लेकिन हमने व्हाट नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना वो अभी बाद में बताएंगे। हमें इसके लिए लगानी है हेल्पिंग वर्ब, वो भी कहाँ, सब्जेक्ट से पहले। अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। मान लो यहाँ हिज फादर के बाद इज आता बाद में, हिज फादर इज रीडिंग, तो इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती, उसको मैं स्टार्टिंग में ले आती और इंटेरोगेट हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ तो है ही नहीं हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो लगानी पड़ेगी। डू या डज लगाते हैं हम, अभी बताया था आपको। तो काम को करने वाले कितने लोग हैं, हिज फादर, उसके पिताजी, एक ही पर्सन है। तो एक पर्सन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज, और कहाँ आएगी, सब्जेक्ट से पहले आएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाते हैं, सब्जेक्ट से पहले। तो क्या बन जाएगा टेंस, डज हिज फादर रीड अ न्यूज़पेपर। सो सिंपल, आई होप दिस इज़ क्लियर। तो चलिए अब देख लेते हैं उस केस में जहाँ पर नेगेटिव भी होगा और इंटेरोगेटिव भी होगा, यानी कि क्या और नहीं दोनों चीज़ें आपको अगर लाइन में मिलती हैं तो आपको ट्रांसलेट कैसे करना है। सो हियर इज द एग्जाम्पल, क्या उसके पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं। अब इसमें देखो सिंपल सेंटेंस क्या होता, उसके पिताजी अखबार पढ़ते हैं, पीछे ते है लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता ओब्वियसली। अब इसमें नहीं भी लगा हुआ है और क्या भी लगा हुआ है, क्या उसके पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो जब ऐसा केस आए कि दोनों ही चीज़ें आ जाएं, आपको क्वेश्चन भी पूछना हो और नोट भी लगाना हो, तो पहले नोट लगाना है फिर उसको इंटेरोगेट करना है। तो नोट लगाने के लिए देखो पहले तो सिंपल बनाओ, क्या होता, सब्जेक्ट हिज फादर, उसके पिताजी हिज फादर भी लिख सकते हैं और हर फादर भी। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म रीड, क्योंकि एक पर्सन है काम को करने वाला इसीलिए एस या ई एस भी आता है, रीड के साथ एस आता है तो सिर्फ एस लगाएंगे। हिज फादर रीड्स, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, वो ऑब्जेक्ट है अ न्यूज़पेपर, ये होता सिंपल। अब नोट लगाने के लिए क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एक पर्सन है तो कौन सी लगेगी, डज, और जब डज लगा दिया फिर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें एस या एस नहीं आएगा, ठीक है। जब हमने डज लगा दिया, डू में हमने ई एस जोड़ दिया, फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, ओके। तो हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई डज, और इसके साथ क्या लगाया, नॉट। हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा दिया, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, हिज फादर डजंट रीड अ न्यूज़पेपर, नहीं लग गया लाइन में। अब क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी, सब्जेक्ट से पहले। तो ये नोट के साथ जो डज लगा हुआ है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसको ले आओ सब्जेक्ट से पहले। डज हिज फादर, नोट वहीं का वहीं रहेगा, नॉट रीड अ न्यूज़पेपर, ठीक है। तो अब नॉट भी लग गया और इंटेरोगेट भी हो गया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ले आए। ये नोट कहाँ था, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही था ना, हेल्पिंग वर्ब उठ के स्टार्टिंग में आ गई, नोट वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव टू इंटेरोगेट द सेंटेंसेस एंड वी हैव टू ऐड नॉट इन द सेंटेंस। तो ये वे है आपको इंटेरोगेट कैसे करना है। अब देखो मैंने आपको इंटेरोगेशन सिर्फ उन टेंसेस की बताई है जिनमें आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, उसका आंसर येस और नो में हो। जैसे आपसे पूछा गया कि आपके पिताजी अखबार पढ़ते हैं, तो आप इसका आंसर येस और नो में दे सकते हो। आपसे कोई पूछे क्या आप क्रिकेट खेलते हो, इसका आंसर आप येस और नो में दे सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका येस और नो में आंसर होता है उनकी ट्रांसलेशन मैंने आपको बताई है। क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनका आंसर येस और नो में नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ता है। जैसे कोई आपसे पूछे आप क्या खेलते हो, लास्ट में ते हो लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और आप क्या खेलते हो, इसके रिप्लाई में आप येस और नो थोड़ी ना दोगे किसी को। आप क्या बताओगे कि मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, आप कुछ ना कुछ बताओगे। तो जहाँ पर आपका येस और नो में आंसर हो उसको इंटेरोगेट करने का तो यही तरीका होता है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। लेकिन जिनका आंसर येस और नो में नहीं होता, ऐसी लाइंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, डू यू नो द आंसर? इफ़ येस देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ नॉट wait for the next part for this answer. So in this video I have explained about negative and interrogative sentences. So if you like the video then share it with your friends and press the like button,
and subscribe this channel for more videos. I hope you got something from this video. कुछ आपको सीखने को मिला होगा. Revise this again and again ताकि आपको टेंसेस हमेशा के लिए टिप्स पर हो जाए. 2-3 टाइम्स रिवीजन देखो हर चीज़ मांगती है. अगर आप सोच रहे हो एक बार में मुझे समझ आ गया, तो वो समझ तो आ सकता है लेकिन माइंड में फीड नहीं होगा हमेशा के लिए. उसके लिए आपको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड रिवाइज दिस एंड don't forget to like, share and subscribe this video. Thank you. Thanks for watching.